नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी भाग 2। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए। अब हुजूर हमारा चालान करने में देर ना करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोढ़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दें तो झंझट मिटे। दारोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर, दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तखत, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवातें, मुड़े हुए कोनों वाले मटमेले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहां बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया है कि वह नदी नाले पार करने में और झपट कर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए दो तीन चौकीदारों के प्यार की छांव में पलने वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी, जो शेर शाह के जमाने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हों तो वह बिलबिला कर देखना चाहता कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहां हैं। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद व्यक्ति दिखता था जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भांग घोट रहा था। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है, अपराध न हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित हैं। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव का अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दारोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थीं। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि ये वहां डाकुओं से पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दारोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आशा की जाती थी।
क्योंकि समझा जाता था कि 300 गांवों में रहने वालों के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके। और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में, दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दारोगा जी ने एक बार फिर सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भांग घोटने वाला लंगोट बंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भांग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंभे के सहारे टिक कर सो रहा था। दारोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुक्पन बाबू आते हुए दिखाई दिए। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रुक्पन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुक्पन बाबू ने बैठते ही कहा, रामादीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है कि अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघ कर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रुपन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूं, डकैती ना हुई रिश्वत हो गई। दारोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है। वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दूं मैं ये बात। रुपन बाबू ने अपने गड्ढे में धसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहां होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुपन बाबू धीरे से बोले, अरे सो तो मैं जानता हूं, यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। एकाध है जो दस्तखत भर करते हैं। रुक्मन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। हैं? कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रुक्मन बाबू बुरा मान गए। क्या आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं? मुझे लगता है कि रामाधीन के घर पर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुक्मन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या न मानेंगे।
यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। है, आप ठीक कहते हैं रुक्मन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूं, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर माई बाप हैं, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है हुजूर। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस बात पर ऐतराज किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सका तो दूसरे को कैसे बचाएगा? अंधेरा था तो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोक सकता? तब बख्तावर सिंह ने तीन आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झगरू और मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झगरू और मंगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पाखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झगरू मंगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निबाह करने के लिए झंगरू और मंगरू काफी थे। उन्होंने औलादें बढ़ाने से इनकार कर दिया। रुपन बाबू काफी देर तक हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रुपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? था आजादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है, नागरिकों के लिए। रुपन बाबू उनकी बाह छूकर बोले, छोड़िए जी, यहां मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूं। रुपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। वे उठकर खड़े हो गए। सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूं, इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रुपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खास तौर से 10वीं की कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे पिछले 3 साल से वहीं पढ़ रहे थे। रुपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दारोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज में प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। उनके नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए ऊल जलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बूशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे।
धोती का कोंच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रौब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। तो इस कड़ी में आपने एक और व्यक्ति से मुलाकात की, वो है रुक्पन बाबू। और साथ ही साथ एक नाम और आया है, नाम है वेद जी, मतलब इनके पिताजी। अब इनके बारे में सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।